हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी के टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 को। 4 टेस्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं जो कि आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में अब सरल प्रश्न नहीं होते हैं, प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। और सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाते हैं, इस पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये प्रश्न आपकी हेल्प करेंगे यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं में, एसएससी, इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लाइक एज असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो ये प्रश्न आपको इन परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और आपको ये भी अनुभव करना चाहिए कि आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे अगर ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं देखने को। तो पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार ये रिपीट होता रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीएससी का यह फेवरेट पैटर्न है, इसमें कथन और कारण दिए जाते हैं, उसके बाद कूट के आधार पर आपको जो है आंसर करना होता है। तो यहाँ पर जो कथन है वो ये कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार नहीं है। कारण कह रहा है कि भारत में अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क पाए जाते हैं। कूट देखिए, कूट कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार नहीं है। नीचे कह रहा है कि अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो व्याख्या तो बिल्कुल नहीं करता है, तो पहला गलत हो गया। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी गलत है। अब दो विकल्प बचते हैं, कथन सही है कारण गलत है, या कारण सही है कथन गलत है। तो यहाँ पर जो कथन है वो गलत है, कारण जो है वो सही दिया गया है, यानी कि जो आर है, रीज़न है, ये सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क धारवाड़ शैल समूह में पाए जाते हैं। और ये भी याद रखना आप कि भारत में अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्न भी आपको प्राय परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र और संबंधित राज्य, जीएस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कि इसमें कौन सा एक गलत सुमेलित है। चंद्रपुर और रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है, सही है। गुरु महिसाणी ये कहाँ पर है, ये भी जो है उड़ीसा में है, ये भी सही है। संदूर लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र ये कर्नाटक में है। बैलाडिला ये कहाँ पर है, झारखंड में, नहीं ये झारखंड में नहीं है, यानी कि ये गलत है। तो आपका जो उत्तर होगा एग्ज़ाम में वो ऑप्शन डी होगा, बैलाडिला। ये झारखंड में नहीं है, बैलाडिला कहाँ है, बैलाडिला है छत्तीसगढ़ में। नोवा मुंडी और गुआ, नोवा मुंडी और गुआ लौह अयस्क खाने जो हैं ये झारखंड में हैं, जबकि डल्ली रजहरा और बैलाडिला छत्तीसगढ़ की लौह अयस्क खादानें हैं। तो बैलाडिला और डल्ली रजहरा ये दो लौह अयस्क खदानें हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हैं। झारखंड की कौन कौन सी हैं, नोवा मुंडी और गुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश का बालाघाट और मलज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर दो प्रश्न, क्योंकि हमने लौह अयस्क पर किए हैं, तो गेस करेंगे आप लौह अयस्क ही, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट और मलज खंड है ये जो है तांबा खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन बी। अच्छा, तांबे के लिए ना कुछ और भी, जैसे कि झारखंड में सिंहभूमि, राजस्थान में अलवर और झुंझुनू भी ये तांबे के ही भंडार हैं। तो याद रखना, सिंहभूमि जो कि झारखंड में है, अलवर और झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, ये भी तांबे के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्ट होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले रटने होंगे, याद करने होंगे। और जो लोग भी परीक्षाओं में टॉप करते हैं, मैं देखता हूं कि उनमें एक बात कॉमन होती है, वो तथ्यों को समझते भी हैं और जहां ज़रूरी होता है उसको रटते भी हैं, जिसमें उनकी मदद करती है उनकी नियमित दिनचर्या और एक प्रॉपर जो उनका अनुशासन होता है रिवीजन का।
अब दो सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं और ये प्रश्न पूछा गया था खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में, वहाँ से क्वेश्चन मैंने इसको उठाया है। तो अब आप बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने होता तो आप क्या आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। उपाधियों का अंत किस सूची में मिलेगा आपको, किस अनुच्छेद में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। ये बिल्कुल आपको रटे हुए अगर नहीं होंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो ये उपाधियों का अंत जो है ये किया गया था अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम इसका एक बार उत्तर देख लेते हैं। उपाधियों का निषेध ये किया गया है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब आप स्टडी करें न्यूज़पेपर देखें तो कहाँ पर कितनी सीटें हैं इसको देखा करें। कुछ विशेष सीटें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बताना है आपको कि कहाँ पर लोकसभा की केवल एक सीट है। सिंपली क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझा करें। तो ये हैं चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। तीनों जगहों पर मात्र एक एक सीटें हैं किसकी, लोकसभा की। ठीक है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता समझ रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यानी कि जो भारत के अलग अलग राज्य तो उसमें नहीं थे, उसमें जो भी अलग अलग छोटे छोटे राज्य जो थे अपने अपने आप को कुछ और ही समझते थे, तो उनको जो है एक करने का, यानी कि उनका महासंघ का प्रावधान किया गया था। ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। और चौथा विकल्प यहाँ पर है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीय विधायिकाओं जो विधायिकाएँ थीं उनको आवंटित नहीं किए गए थे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। क्वेश्चन समझ गए आप। शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ किसको प्रदत्त यहाँ पर की गई हैं, ये है यहाँ पर क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्न प्रायः आपको जो है परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और इसको बता दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर टू मेक लॉ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स द इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ तथ्य मैंने बताया आपको कि वो आपको याद करते हुए ही आगे बढ़ना है। अच्छा ये बताइए, अब तो ये तो आपको पता ही होगा कि 30 जून 2020 को SDSN सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टीफटन, क्या लिखा है, स्टीफटन है ना, तो यहाँ पर SDSN बर्टल्समैन स्टीफटन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन, गेस करिए, सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि 117वां स्थान। ठीक है, 117। तो 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टीफटन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको SDR 2020 के नाम से भी जाना जाता है, SDR 2020। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में 166 देशों को शामिल किया गया था। और इसमें जो पहला स्थान रहा वो स्वीडन का, दूसरा डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड, चौथा फ्रांस और पाँचवें स्थान पर जर्मनी है। तो स्वीडन याद रखना और दूसरा स्थान डेनमार्क, बस दो ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूचकांक में भारत को 117वां स्थान मिला था, स्कोर था 61.9।
जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भूटान को 80वां स्थान, यानी कि भारत से काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा भूटान। श्रीलंका को 94वां। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भूटान जैसा गरीब देश और छोटा देश ये 80वें स्थान पर कैसे है, श्रीलंका 94वें स्थान पर कैसे है, नेपाल और बांग्लादेश भी जो है इवन इंडिया से बेटर कैसे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो छोटे देश होते हैं उनको मैनेज करना आसान होता है, यही वजह है कि इनका जो स्थान है थोड़ा सा अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान जो नियर अबाउट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर है उसको 134 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है जिसको आप कहेंगे SDR सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत 117वें स्थान पर है। 4 कथन दिए गए हैं, एक कथन इसमें गलत है वो आपको बताना है। बताइए कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये बिल्कुल सही है। और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भी ये बन गई है, ये भी सही है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति ज़िले से जुड़ेगी, ये भी सही है। टनल का नाम पहले जवाहर टनल था, ये गलत है। यह रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था, रोहतांग टनल, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है रोहतांग टनल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करने के लिए रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया था। रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग बनाने का ऐतिहासिक निर्णय 2002 में लिया गया था, 2002 में। तब उसमें जो PM थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। US ओपन 2020 पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? तो जैसा कि आप जानते हैं अभी 2021 का आयोजन हुआ नहीं है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो 2020 का ही आएगा। तो इसमें जो पुरुष एकल के विजेता रहे थे वो डोमिनिक थियम रहे थे, डोमिनिक थियम, ठीक है। पहली बार इन्होंने ये US ओपन जीता था, ये भी आप याद रखना, डोमिनिक थियम विजेता रहे। तो आपको बता दें कि US ओपन 2020 का 140वां संस्करण ये खेला गया था 2020 में अमेरिका के क्वींस न्यूयॉर्क में USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में। नाम मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा परिचित रहें, एग्ज़ाम में नहीं आएगा नाम, एग्ज़ाम में तो बस यही आएगा कि US ओपन में मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स को किसने जीता था। मिश्रित सिंगल जो था वो कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो हुआ था मैच वो हार्ड कोर्ट पर होता है। और जो ऑल ओवर जो रिजल्ट रहा था वो देख लीजिए आप। पुरुष एकल में विजेता रहे थे डोमिनिक थियम, ऑस्ट्रिया के हैं ये, इन्होंने हराया था जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। महिला एकल की विजेता रही थी नाओमी ओसाका, जापान की, हराया था इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को। और पुरुष युगल ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स होता है। जो युगल होता है मतलब मेंस डबल्स, तो इसमें जो विजेता रहे वो मैट पाविक क्रोएशिया और ब्रूनो सुआरेस रहे ब्राज़ील के। और महिला युगल की विजेता रहीं फीमेल डबल्स की लौरा सीजेमुंड जर्मनी और वेरा जोनारेवा रूस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से याद दिला दूं कि डोमिनिक थियम ने पहली बार US ओपन का खिताब जीता है इसमें। और US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले थियम ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी भी हैं। और नाओमी ओसाका के बारे में बात करें तो उन्होंने दूसरी बार US ओपन को जीता है 2020 में। भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा कि आप तथ्यों को कितना लंबा याद रख पाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था 2020 में ही करवा दिया था आपको। तो पहला जो चिकित्सा उपकरण पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए है, केरल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क, इसको नाम दिया गया था मेड स्पार्क। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल में लाइफ साइंस पार्क जो कि थोनांकल में स्थित है वहाँ पर इसको स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ये पहली बार जारी किया गया था भारत में। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन घोषित किया गया था? यहाँ पर विकल्प हैं, बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, दैट इज़ मिज़ोरम, ठीक है।
तो भारत का जो पहला खुशहाली रिपोर्ट रहा उसमें मिज़ोरम जो था वो पहले स्थान पर था, पंजाब रहा था दूसरे स्थान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा था तीसरे स्थान पर। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी रहा था 10वें स्थान पर। ठीक है, यूपी 10वें स्थान पर रहा था। तो सितंबर 2020 में पहली वार्षिक इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो इसको जारी करता, इसका जो संस्थान है वो गुरुग्राम स्थित प्रबंधन विकास संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश के पिलानिया के द्वारा इसे तैयार किया गया था। और इसमें जो 6 घटक शामिल किए गए थे, जिसमें कार्य और संबंधित मुद्दे, संबंध, स्वास्थ्य, परोपकार, धार्मिक और आध्यात्मिक अभिविन्यास और खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव का उपयोग इसमें किया गया था। 6 मतलब घटक थे इसमें रिपोर्ट को तैयार करते समय। और रिपोर्ट जो थी ये मार्च 2020 से जुलाई 2020 के मध्य सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 16,950 व्यक्तियों के सर्वेक्षण पर आधारित रही। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की हैप्पीनेस रैंकिंग 2020 शामिल की गई थी। और 3 शीर्ष स्थानों पर मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार हैं। समग्र रैंकिंग में निचले 3 स्थानों पर रहे थे छत्तीसगढ़ 36वां स्थान, छत्तीसगढ़ को 36वां स्थान, उत्तराखंड को 35वां स्थान, उड़ीसा रहा था 34वें स्थान पर। और रैंकिंग में बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य रहे थे पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। साथ ही साथ रैंकिंग में छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान मिला था मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को। रैंकिंग में संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 स्थानों पर रहा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। समग्र रैंकिंग में ऑल ओवर इंडिया उत्तर प्रदेश का स्थान रहा था 10वां, जबकि बड़े राज्यों में चौथा। ठीक है, तो अब बारी है आज के प्रश्न की। जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर प्राइस्ड विद डेस्टिनी कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसको आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे बहुत डिटेल में लिखिएगा और तुरंत आंसर करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, एक चैनल भी मिलेगा। ग्रुप है आम डिस्कशन के लिए, ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।